हाय स्टूडेंट, मैं बीना शर्मा केडी कॉलेज की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं क्लास ले रही हूँ बीए बीएड सेकेंड ईयर, ठीक है। वो है शिक्षण और अधिगम पुस्तक से। पुस्तक पढ़ाऊंगी मैं शिक्षण और अधिगम पुस्तक, जो बीए बीएड सेकेंड ईयर या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में आती है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है ना। तो सिद्धांत मैंने लिखवाया 10-11, उनमें से आप लोगों को पता लग गया होगा कि कौन कौन से सिद्धांत है वो शिक्षण में कितने उपयोगी है और कितने महत्वपूर्ण है। जो शिक्षण की जो क्रियाएं हैं, जो शिक्षण है वो विद्यार्थी को किस ओर ले जाती है। तो अपन आज पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर, यानी जो शिक्षण का जो लेवल है वो कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है, इस तरह यानी लेवल। तो शिक्षण का जो लेवल है वो बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये जो अपने जो शिक्षण है वो है कि कक्षा में जो व्यवस्थित रूप से बच्चों को व्यवस्थित रूप से जो पढ़ाया जाने वाला जो ज्ञान है उसको शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण को अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित करना क्या है, एक उपयोगी है। और ये कक्षा को बनाए रखने के लिए शिक्षण उपयोगी है। पाठ्य वस्तु ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखो शिक्षण के स्तर है, शिक्षण कहाँ कहाँ विद्यार्थी के कौन से स्तर तक पहुँचती है। तो पहली है स्मृति स्तर। पहले कौन से शिक्षण के स्तर में पहला स्तर कौन सा है, स्मृति स्तर, यानी बच्चे की याददाश्त के ऊपर है। दूसरा है बोध स्तर, यानी वो कहाँ तक ज्ञान ग्रहण कर रहा है और कहाँ तक ग्रहण नहीं कर रहा। तीसरा है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से बैठा है या सक्रिय होकर ज्ञान ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। ये तो इसमें आ गया। और इधर है शिक्षण प्रक्रिया, यानी जो ये शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो प्रारंभ तो होती है स्मृति स्तर से और अंत हो जाता है उसका चिंतन स्तर पर। तो स्मृति स्तर पर जो प्रारंभ होती है यानी विद्यार्थी के वो तारतम्यता बना रखता है या फिर सक्रिय रूप से बैठकर जो अध्यापक उसको देते हैं याद करने के लिए, वो सक्रिय रूप से बैठा है अगर, तो उसको फटाफट वो माइंड में आ जाएगा, उसको याद आ जाएगा। तो वो हो गया स्मृति स्तर। और बोध स्तर में उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और वो धीरे धीरे उसको कवर कर लेगा, बोध स्तर में यह है। और चिंतन स्तर में अंत हो जाता है शिक्षण का, कि वो चिंतन स्तर में इसलिए अंत होता है ताकि विद्यार्थी निष्क्रिय, कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं होते, तो वो उनके लिए शिक्षण क्या है, एक चिंतन का विषय बन जाता है कि यार कैसे याद करें, कैसे याद नहीं करें, परीक्षा में क्या होगा, जब एग्जाम लगेंगे, जब पास होंगे या नहीं होंगे। तो शिक्षण उनके लिए क्या है, एक चिंतन का विषय बन जाता है। तो इससे क्या है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। यहाँ तक आते आते स्मृति स्तर, याददाश्त, जहाँ से माइंड होता है, जहाँ से दिमाग होता है। कहीं बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि स्मृति स्तर का उन पे प्रयोग होता है या उपयोग होता है। जैसे मान लो उनको उनकी कैचिंग पावर इतनी होती है, इतने समझने की जो होती है उनके अंदर क्षमता वो इतनी होती है कि वो फटाफट जो अध्यापक बोलता है वो फटाफट कैच करता जाता है और थोड़ी ही देर में उसको सुना देता है। तो वो क्या है, प्रारंभ है शिक्षण का। शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो समझाने की जो प्रक्रिया है वो उसकी प्रारंभ है स्मृति स्तर पर। और बोध स्तर पर उसको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ता है। इससे क्या है कि बच्चा समझता भी है, जानता भी है, देखता भी है, लेकिन उसको घर जाने के बाद में दोबारा रिवीजन करने पर याद होता है। यह है बोध स्तर। और चिंतन स्तर में इसमें विद्यार्थी बिल्कुल निष्क्रिय रूप से रहता है और उसके लिए ये चिंता का विषय बन जाता है। तो हमने शिक्षण की जो प्रक्रिया थी वो हमने देख ली कि जो ये प्रारंभ होता है वो तो होता है स्मृति स्तर से और अंत होता है उसका किसके ऊपर जाके, चिंतन स्तर पर, ठीक है ना। तो अपन फर्स्ट है स्तर अपना वो है स्मृति स्तर। कौन सा स्तर है अपना, फर्स्ट स्मृति स्तर। जो ये स्मृति स्तर है
कि स्मृति स्तर के अंदर जो अध्यापक विद्यार्थियों को समझाता है, पढ़ाता है, उसको क्या है, विद्यार्थी सक्रिय रूप से होकर कक्षा में बैठते हैं और बैठने के बाद में वो उन सबको कंठस्थ याद कर लेते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं, मतलब स्मृति, यानी उनकी याददाश्त या उनका माइंड बहुत तेज गति से चलता है। स्मृति जो कभी नहीं भूल पाता, वो कंठस्थ याद कर लेता है और उससे विद्यार्थी क्या है, सक्रिय रूप से बैठा रहता है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो ये भाषा है, पद्य है, गद्य है, उन सबको स्मृति स्तर के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है ना। और बोध और चिंतन, इन दोनों के अंदर, मतलब जब बोध और चिंतन की जो स्तर है, उन अगर वो अपन पढ़ा रहे हैं तो अगर स्मृति स्तर नहीं होगा तो उनका भी कोई वजूद नहीं है। यानी स्मृति स्तर बोध स्तर में भी होगा और चिंतन स्तर में भी होगा, ठीक है ना। अभी आपने जो शिक्षा शास्त्री है बिग्गी, इनके अनुसार स्मृति स्तर को काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है। इन्होंने कहा है कि इस बिग्गी ने कहा है स्मृति स्तर के लिए कि स्मृति स्तर का अधिगम, यानी जो स्मृति स्तर का जो जानना है, जो सीखना है, वो तथ्यपूर्ण सामग्री की स्मृति करता है। यानी जो कंठस्थ होती है, जो परफेक्ट होती है, जो तथ्यपूर्ण यानी काल्पनिक नहीं होती, जो सत्य है, जो फैक्ट है, उसके ऊपर ही स्मृति करता है, यानी उसके ऊपर ही याद रहता है, इससे अधिक कुछ नहीं करता। यानी बिग्गी ने कहा है कि जो ये स्मृति स्तर है, इसका जो अधिगम है, जो सीखना है, जो बच्चा सीखता है, वो तथ्यपूर्ण यानी कंठस्थ, जो सत्य है, जो फैक्ट है, उसकी सामग्री की स्मृति करता है, उसको ही याद करता है, इससे अधिक और कुछ नहीं करता। और दूसरा है अपना बोध स्तर। बोध स्तर के अंतर्गत है तो हमने पहला स्तर तो पढ़ लिया है, स्मृति स्तर। उसके अंदर तो विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और दूसरा स्तर है अपना बोध स्तर, ठीक है। जो ये बोध स्तर है वो है शिक्षण स्तर के मध्य का स्तर है, यानी द्वितीय अवस्था है, ये शिक्षण की द्वितीय अवस्था है बोध स्तर। इसके अंतर्गत ये है कि ये स्मृति स्तर और चिंतन स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर के मध्य का स्तर है। यानी मध्य की जो अवस्था है वो कौन सी है, बोध स्तर है। बोध स्तर के अंतर्गत सिद्धांतों को लिया गया है। उसके अंदर तो स्मृति स्तर के अंतर्गत तो किसको लिया गया था, तथ्यों को, और इसके अंदर किसको लिया गया है, सिद्धांतों को लिया गया है। इसमें विद्यार्थी सिद्धांतों के द्वारा ही ज्ञान अर्जन करता है और सिद्धांतों की ही जानकारी प्राप्त करता है। तो बोध स्तर के बारे में बिग्गी ने कुछ शब्द बोले हैं या कुछ शब्द कहे हैं, वो इस प्रकार है कि जो भी शिक्षणार्थियों में सामान्य या विशेष, यानी जो शिक्षणार्थी यानी जो विद्यार्थी है उनके अंतर्गत सामान्य या विशेष, यानी जो मीडियम है, यानी जो इंटेलिजेंट कम, और जो विशेष जो ज्यादा इंटेलिजेंट, तथ्यों में संबंध का ज्ञान कराने का प्रयत्न करता है। यानी जो शिक्षणार्थी मीडियम लेवल के और हाई लेवल के, इंटेलिजेंट और कम इंटेलिजेंट तथ्यों में, यानी जो सिद्धांत है वो तो तथ्य में था और ये सिद्धांतों में उनके संबंध का ज्ञान कराने का जो प्रयत्न करता है, जो विद्यार्थी प्रयत्न करते हैं और उन सब तथ्यों या सिद्धांतों का जो विकास करता है, उनका जो धीरे धीरे प्रयोग में लाते हैं, वो क्या है, बोध स्तर के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या है, बोध के अंतर्गत जो ये शिक्षणार्थी वो किसी भी सिद्धांत को जानने, पहचानने और उनका उपयोग करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो बोध स्तर है वो कौन से लेवल का है, सेकंड यानी द्वितीय अवस्था है, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर के मध्य का भाग है। तो शिक्षण के स्तर दो तो हमने पढ़ लिया। तीसरा है वो है चिंतन स्तर या मनन स्तर या परावर्तन स्तर।
चिंतन स्तर को 3 रूपों में बताया गया है। यह चिंतन स्तर को अपन और भी बोल सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। चिंतन स्तर को मनन स्तर या प्रवर्तन स्तर भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो चिंतन स्तर है ये बोध स्तर और स्मृति स्तर, इन दोनों के बिना कुछ भी नहीं है। यानी जो चिंतन स्तर है इसके अंदर बोध स्तर और स्मृति स्तर का काफी योगदान है। चिंतन स्तर है ये मानव के विकास या छात्रों के विकास का काफी महत्वपूर्ण स्तर है, इसके बिना उसका विकास नहीं हो सकता। चिंतन स्तर के अंतर्गत जब शिक्षक विद्यार्थियों को सोचने, समझने, चिंतन करने या तर्क करने की जो ये चिंतन करने के बारे में बताएंगे ही नहीं तो विद्यार्थी आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर अपन विद्यार्थियों के सामने एक समस्या डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, एक समस्या। तो अगर उनके सामने समस्या डाल देते हैं और उनके अंदर चिंतन यानी सोचने की जो वो ही नहीं है तो वो समस्या का समाधान कैसे करेगा। तो इसीलिए शिक्षकों को चिंतन स्तर है जो मनन यानी जो सोचने और समझने की जो सोचने या समझने की जो ग्रंथि है, जो स्मृति है, उसके बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी जो चिंतन स्तर है वो मनुष्य का या छात्र के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जो ये चिंतन स्तर है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सोचने, समझने, तर्क करने की स्मृति के बारे में बताया गया है। तो इसमें भी इन तीनों स्तरों के लिए या तीनों स्तरों के बारे में विज्ञ ने ये कहा है कि देखो स्मृति स्तर के बारे में भी विज्ञ ने कहा था जो तथ्य पर आधारित होता है और तथ्य के आधार पर ही स्मृति करता है या स्मृति याद करता है। और दूसरा है बोध स्तर, उसके अंदर भी विज्ञ ने ये कहा था कि जो विद्यार्थी है वो द्वितीय अवस्था थी बोध स्तर, तो कि विद्यार्थी है वो सिद्धांतों के आधार पर विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित होते हैं या सिद्धांतों के आधार पर ही उपयोग करते हैं। अब जो चिंतन स्तर है, जो मनन स्तर है, इसमें भी विज्ञ है जो अपने ये जो शिक्षक शास्त्री है विज्ञ, उन्होंने ये कहा है कि जो चिंतन स्तर है शिक्षण का चिंतन स्तर यानी जो हमारे शिक्षण के तीनों स्तर है इनमें से जो थर्ड या लास्ट का जो स्तर है वो है शिक्षण का जो चिंतन स्तर कक्षा में ऐसे वातावरण को विकसित करता है। क्या करता है? ऐसे वातावरण को विकसित करता है जो अधिक सजीव यानी हमेशा सक्रिय रूप से रहते हैं, सजीव, प्रेरक और मौलिक यानी जो है वो है मौलिक चिंतन को खुला अवसर प्रदान करे। यानी जो ये कक्षा में चिंतन स्तर है विद्यार्थियों के सामने समस्या डालने पर वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होने के बाद में उनकी जो ये स्मृति स्तर है वो काफी तीव्र गति से प्रयोग करने लगते हैं। यानी सजीव यानी वो सचेत हो जाता है कि अपन को इस टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो ये चिंतन स्तर है वो विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों का जो विकास है उसमें शिक्षक उनको समस्या देते हैं, तो अगर उनके सामने कोई समस्या आ जाती है तो वो विचार करके सोच के समझ के उस समस्या का समाधान कर देते हैं। तो वो किस कारण होता है समस्या का समाधान? चिंतन स्तर के कारण ही समस्या का समाधान हो पाता है, क्योंकि वो कक्षा में ही सोचने और समझने की जो गति है उसको जान लेते हैं और खुला अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षण के स्तर के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। अब आगे का टॉपिक है वो है शिक्षण के चरण या अवस्थाएं या क्रियाएं। ठीक है ना। तो अगर शिक्षण को समझना है तो उसके स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो शिक्षण के जो चरण है, जो अवस्थाएं हैं, जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है? देखो शिक्षण को समझने के लिए क्रियाओं
शिक्षणार्थियों को या विद्यार्थियों को उनको अगर शिक्षण प्रदान कर रहा है या ज्ञान प्रदान कर रहा है तो उनके लिए चरण, स्टेप, अवस्थाएं या क्रियाओं का होना अति आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा ही विद्यार्थियों को काफी ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलने पर ही अच्छा रहता है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि शिक्षण को विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों तक पहुंचाने में किसका हाथ होता है? चरण का, अवस्था का या क्रियाओं का। ठीक है ना। जो शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी है? 3 अवस्थाएं हैं। यह है पहली अवस्था पूर्व क्रिया, अंत क्रिया या पश्चात क्रिया। यानी शिक्षण में जो क्रियाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। जो शिक्षक होता है वो छात्रों को किन किन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करता है। तो पूर्व क्रियाएं यानी कक्षा के अंतर्गत सेट, वो है पहली क्रिया पूर्व क्रिया, वो है शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण। यानी जो विद्यार्थी शिक्षक है वो विद्यार्थियों को शैक्षिक यानी जो शिक्षा के अंतर्गत आने वाले जो लक्ष्य है उनका निर्धारण करना सिखाता है। दूसरा है शिक्षक सामग्री के बारे में निर्णय। यानी जो शिक्षक है उनके पास क्या क्या सामग्री होती है उन सब के बारे में विद्यार्थियों से निर्णय लेना या निर्णय करवाना। तीसरी है शिक्षण व्यू रचना। यानी शिक्षण के बारे में जो समझाना, उसका जो सर्किल बनाना, उसके बारे में बताना। ये तो कौन सी हो गई? पूर्व क्रिया, यानी विद्यार्थियों को पहले की क्रिया बताना। दूसरी है अंत क्रिया, यानी शिक्षण के मध्य के अंतर्गत जो क्रियाएं की जाती है वो है अंत क्रिया। तो पहली है कक्षा की अनुभूति, यानी कक्षा के अंदर जो वातावरण है वो कैसा है, सक्रिय है, निष्क्रिय है, विद्यार्थी सक्रिय रूप से बैठे हैं या निष्क्रिय रूप से बैठे हैं, शांत वातावरण है या अशांति फैली हुई है। शिक्षार्थी का निदान, यानी विद्यार्थी है उनका निदान करना, उनको छांटना। तीसरी क्रिया है क्रिया एवं प्रतिक्रिया, विद्यार्थियों के बीच में कार्य करवाना और उनको कार्य में भाग लेना, वो सब अंत क्रिया यानी मध्य के बीच कक्षा के अंतर्गत अंदर ये क्रियाएं होती है। थर्ड क्रिया है वो है पश्चात क्रिया, यानी शिक्षण के बाद की क्रिया है वो है व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। यानी शिक्षण के बाद में विद्यार्थियों का कैसा व्यवहार होता है, जैसे अपना शिक्षण क्या है, शिक्षण ये अंत क्रिया तो क्या हो गई, अपनी क्लासें चलना, और पश्चात क्रिया क्या हो गई, परीक्षा। यानी परीक्षा के अंतर्गत या पश्चात क्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों के अंदर क्या परिवर्तन आया और उनके अंदर मूल्यांकन लेना, यानी परीक्षा होने के बाद में उनके अंतर्गत क्या परिवर्तन आता है। दूसरी है क्रिया वो है मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक प्रविधियों या नीतियों में परिवर्तन करता है, कि जैसे उनका एग्जाम होता है तो विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा रिजल्ट तैयार करना कि विद्यार्थी सक्रिय थे, निष्क्रिय थे, किस तरीके से थे, और विद्यार्थियों में पास फेल जो भी रिजल्ट निकलता है वो सब पश्चात की क्रिया यानी शिक्षण के बाद की क्रियाएं। तो ये शिक्षण के जो चरण थे, जो अवस्था थी, जो क्रिया थी वो अपन ने पढ़ ली, और इन सब के बारे में कल अपन